हाय फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम लोग देखेंगे वीडियो नंबर 2 में जो सीरीज चल रहा था, टेस्ट सीरीज बीएसएससी का। तो हम लोग पिछले वीडियो में 20वां नंबर क्वेश्चन तक देखे थे और आज हम लोग देखेंगे 21वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 21वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि किसी विशेष कूट भाषा में स्टाइल को JBGCE लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में HOUND को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हम लोग देखेंगे, प्रयास करेंगे निकालने का। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। क्या होगा देखिए, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिख लिए स्टाइल को JBGC लिखा गया। ठीक है, देखिए क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, देखते हैं हम लोग। आप लोग एक ट्रिक जानते होंगे दोस्तों, शॉर्टकट ई जो टी, E5 हो गया, J10 हो गया, 15 O हो गया, T20 हो गया और 25 22 हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए S जो है ना, S का नंबर क्या है? तो S 19वें नंबर पे है। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए तो T जो है वो T का नंबर क्या है? 20वें नंबर पे है। बाई क्या है? तो 25वें नंबर पे है। L क्या है? तो L आपका 12वें नंबर पे है। E क्या है? तो E आपका 5वें नंबर पे है। ठीक है, तो देखा जाए क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये देखिए, ये 2 अंक है, तो ये J जो आया है ना, ये J यानी कि 1 प्लस अगर 9 करेंगे तो 10 आ जाएगा, और 10 में क्या है? तो J है। उसी तरह से देखिए, यहाँ पे 2 प्लस 0 करेंगे दोस्त तो B आ जाएगा, क्योंकि AB तो ये दूसरा नंबर पे। उसी तरह से 2 और 5 को ऐड करेंगे, 2 प्लस 5 तो 7 आ जाएगा, तो G का नंबर क्या होता है? 7। फिर उसके बाद देखिए 1 प्लस 2 करेंगे तो 2 और 1 यानी कि 2 1 3 हो जाएगा, तो C तीसरे नंबर पे आता है। और ये देखिए 1 अंक है, तो 1 अंक 5 5 तो ई जो है वो 5, चूँकि 5 प्लस यहाँ पे 0 जोड़ेंगे तो 5 ही होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं उसी तरह से यहाँ पे HOUND का क्या होगा। तो देखिए, इसको इसी तरह से हम लोग करते हैं, HOUND। ठीक है, क्या पैटर्न फॉलो होगा? तो देखिए H जो है, H केमा नंबर पे आता है? तो H जो है वो 8वें नंबर पे आता है, सॉरी 8वें नंबर पे आता है। ठीक है ना, उसके बाद अगर देखा जाए O, तो O जो आता है आपका 15वें नंबर पे आता है। केमा नंबर पे आता है? 15वें नंबर पे। U जो आता है वो आपका आता है 21वें नंबर पे। और N जो है, N जो आता है आपका वो 14वें नंबर पे है। और D जो है, D है 4थे नंबर पे। चलिए, तो देखिए यहाँ पे 8, तो 8 एक संख्या है, तो 8 किस पे आएगा? तो H देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर A में मिलान करेंगे। ये O देखिए 1 प्लस 5 करेंगे तो 6 आएगा। और देखिए यहाँ पे देखिए E जो है 5वें नंबर पे, तो F आ जाएगा 6ठे नंबर पे, तो ये आ गया, ये 8 हो गया, ये 5 हो गया, सॉरी 6 हो गया। फिर उसके बाद देखिए U, तो 2 प्लस 1 करेंगे तो 3, तो 3 में क्या आ जाएगा? ABC, तो ये 3 में आ गया। फिर N, ये 4 1 क्या होगा? 5, 4 और 1 क्या होगा? 5, 4 और 1 क्या होगा? 5, तो 5 क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए 4, केवल 4 है, तो 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 हो जाएगा ABCD, तो ये आपका D। ठीक है, ये हो गया आपका 4 1 5 हो गया, ये हो गया 4। तो देखिए यहाँ पे आपका ये वाला आ गया आंसर। ठीक है, तो देखिए A में क्या है? HFCED है, HFCED, तो ये आपका ऑप्शन सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? A। चलिए, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन क्या करा? यह कह रहा है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखिए यहाँ पे 3 और 6, यहाँ पे 45, यहाँ 1 8 करके 65 आ गया यहाँ। अब देखते हैं कि इसका राइट आंसर कौन होगा। ठीक है, चलिए, तो देखिए इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखा जाए तो अगर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है? 6 है। ठीक है, तो अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर करते हैं और 6 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, और दोनों को जोड़ते हैं, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 9, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, और 36 और 9 जोड़ते हैं दोस्त तो कितना आ जाता है? 45 यानी 45। तो ये आपका देखिए इसी तरह से 45 आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं इसी तरह से करके, तो 1 का स्क्वायर करने पे 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64 आ जाएगा, 64 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त? तो 64 1 कितना आ जाएगा? 65। तो देखिए ये 65 हो गया। उसी तरह से देखिए 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, 6 का स्क्वायर करने पे कितना आएगा? 36, और प्लस 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, और 169 और 13 जोड़ लेंगे, 9 6 15 के 5 बाकी 1, 6 3 1 10 के 0 बाकी 1 1 1 2 205। तो ये आपका हो गया कितना? ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 4 संख्या समूह दिए गए हैं। कितना संख्या समूह दिया गया? 4 संख्या, जिनमें 3 किसी तरह से संगत है तथा 1 असंगत है। असंगत का चयन करें। असंगत
का चयन करें, एक असंगत है। तो देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो देखिए अगर हम 2 + 3 करते हैं तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं, 2 + 3, ठीक है, 3 अंक, 4 अंक दिया होता है, 3 अंक को जोड़ के चौथा को बराबर करते हैं, तो 3 2 5 3 कितना हो जाता है 8, ठीक है, ये बराबर नहीं है। चलिए दूसरा देखते हैं बी में, तो दूसरा है 1 + 2 + 3, ठीक है, तो 3 2 5 1 कितना हो जाएगा 6, ठीक है। चलिए एक तो ये मैच कर गया, फिर उसके बाद अगला सी में देखते हैं, 1 + 1 + 1 करेंगे, 3 अंक, तो बराबर कितना आ गया 3, फिर उसके बाद 2 + 4 + 3 और प्लस कितना, अच्छा बराबर कितना, तो 9 आना है, तो 4 2 6 6 3 9। चलिए देखिए 3 एक समान लग रहा है ना, इस तरह से 3 अंक जोड़ के चौथा के बराबर, 3 अंक जोड़ के चौथा के बराबर, 3 अंक जोड़ के चौथा के बराबर, लेकिन पहला वाला ऑप्शन में जो है ए में वो नहीं आ रहा है, तो ये असंगत है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए 24वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर कह रहा है नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, वर्गों की संख्या बताना है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें करना क्या है, तो देखिए यहाँ पे पहले बना लेते हैं। चलिए मान लेते हैं कि ये वर्ग है, ठीक है, ये क्या है वर्ग है, तो ये इधर एक वर्ग बढ़ा हुआ है, 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 ठीक है। चलिए तो इसको काउंटिंग कैसे करेंगे, तो देखिए करना क्या है, तो इसमें क्या करेंगे, पहले इसको क्या मान लेंगे, एक सेकेंड, ये मान लिया जाए, इसको एक काउंट कर देंगे, 2 3 और ये क्या हो गया 4, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसको काउंट करेंगे कितना है, तो 1 2 3 और 4, टोटल 4 है, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको काउंट करेंगे 1 2 3 और ये क्या हो गया 4, फिर इधर से देखिए 4 है, तो इधर से करेंगे काउंट 1 2 3 और ये 4 हो गया, ठीक है। अब करना क्या है, देखिए इसको क्या करेंगे, कैसे काउंट करेंगे, तो पहले किनारे वाला को छोड़ देते हैं, जो बाकी इसको क्या करेंगे, पहले ऐसे करेंगे, 4 को 4 से गुना, देखिए 4 है ना, तो 4 गुना क्या कर देंगे 4, फिर प्लस, फिर क्या 3 गुना 3 कर देंगे, 3 गुना 3, फिर क्या करेंगे 2 को 2 से गुना करेंगे, प्लस 2 गुना 2, फिर 1 है तो प्लस यहाँ पे प्लस, फिर हो जाएगा 1 गुना 1, अभी सबको गुना करके जोड़ देंगे, 4 चौ 16 प्लस 3 तिया 9 प्लस 2 दूना 4 प्लस 1 गुना 1 करेंगे तो 1, अब फिर देखिए ए यहाँ से देखिए 1 2 3 4, तो 4 एक्स्ट्रा इसमें ऐड होगा, अब इसको जोड़िए, 16 9 25, 25 4 29, 29 31, 30 और 4 34, तो ये आपका 34 वर्ग हो गया। तो आप देख सकते हैं 34 इसमें ऑप्शन में क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी, तो आपका ये राइट आंसर हो गया डी, ठीक है। राइट आंसर कौन हो गया, डी राइट आंसर हो गया आपका। चलिए अब 25वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 25वां करा दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करती है। तो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा कौन कर रहा है दोस्त, यहाँ पे थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए देखिए अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो मेरे हिसाब से देखिए 2 बिंदु यहाँ पे है, 2 बूंद है, ठीक है, तो यहाँ भी 2 बूंद होना चाहिए क्योंकि नीचे प्लस प्लस है। तो देखिए उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे आप लोग को बहुत ही आसान है, तो ये आपका राइट आंसर ये होना चाहिए, ये होगा ही राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे 2 बूंद है, यहाँ पे 1 बूंद है, ठीक है, तो ये राइट आंसर होगा, तो ये आपका राइट आंसर ये हो गया, ठीक है, बहुत ही आसान था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सुबह की सभा के दौरान बच्चों की एक पंक्ति में राहुल दोनों सिरों से 16वें स्थान पर है, पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। देखिए 16वें स्थान पर है राहुल दोनों सिरों से, तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, इसको कैसे निकाल, देखिए इसमें क्या करेंगे, देखिए तो दोनों स्थान से 16वें स्थान पे, तो 16 + 16 करके क्या करेंगे घटा देंगे, ये आपका हो जाएगा दोनों सिरों से राहुल का स्थान, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे पहले, ठीक है ना, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 16 16 कितना हो जाएगा 32, में से घटा देंगे तो ये आपका 31 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, तो पंक्ति में कुल बच्चों की जो संख्या होगा वो 31 होगा, यानी कि 31, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, वेद बिंदु ए से पूर्व दिशा में 15 मीटर चला और दक्षिण की ओर मुड़ा और 8 मीटर चलकर बिंदु बी तक पहुंच गया, बिंदु ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, ठीक है। देखिए वेद, मान लिया कोई व्यक्ति वेद है, बिंदु ए से पूर्व दिशा में चलता है, यहाँ पे देखिए आप लोग को पता होगा, ये देखिए ये हो गया आपका नॉर्थ हो गया, ये हो गया साउथ, ये ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो वेद है वो ए बिंदु से, ध्यान से देखते रहना है, ए बिंदु से, ये ए बिंदु है, यहाँ से ये 15 मीटर किधर की ओर चलता है,
तो 15 मीटर चलता है पूरब की ओर, ठीक है। तो ये पूरब की ओर चला 15 मीटर। उसके बाद फिर क्या कर रहा है, ये दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। दक्षिण किधर की तरफ है, तो नीचे की तरफ, ये दक्षिण की तरफ क्या हो गया, मुड़ गया, ठीक है। और कितना चला, 8 मीटर चला। ये आप कितना चल गया, 8 मीटर। फिर कह रहा है बिंदु बी तक पहुंच गया। ये कहाँ तक पहुंच गया, तो बिंदु बी तक पहुंच गया, ठीक है ना, बिंदु बी तक पहुंच गया। तो अब क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है बिंदु ए और बी के बीच की दूरी, चलिए निकालने के लिए क्या कर रहा है, बिंदु ए और बी के बीच की दूरी। तो ए और बी के बीच की दूरी कैसे ज्ञात हो जाएगा, देखिए ये क्या बन गया दोस्त, तो ये बन गया समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो कर्ण होता है, ठीक है। तो कर्ण का मान निकाल देंगे, हो जाएगा आंसर। तो करेंगे क्या, इसका स्क्वायर करके जोड़ देंगे, तो 15 का स्क्वायर होता है 225 और 8 का स्क्वायर होता है 64, जोड़ो 5 5 4 9 6 2 8 और ये 289। और 289 का क्या निकाल लेंगे, वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्त, वर्गमूल निकालेंगे तो 17 हो जाएगा। वर्गमूल क्या हो जाएगा, 17। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17 मीटर। तो देखिए राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये बी में राइट आंसर आपका हो जाएगा 17, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन क्या करा, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन आएगा दोस्त, क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, आइए जानते हैं, देखते हैं। देखिए ये क्या कर रहा है, पैटर्न फॉलो कर रहा है। देखिए यहाँ पे 16 में कितना जोड़ेंगे तो 18 आएगा, तो +2। फिर इसमें कितना जोड़ेंगे तो इसमें 9 जोड़ देंगे। फिर इसमें कितना जोड़ने पे, तो इसमें 28 जोड़ने पे। फिर इसमें कितना जोड़ने पे, तो इसमें 65 जोड़ने पर। इसमें कितना जोड़ने पर, तो इसमें 126 जोड़ने पे आ रहा है। फिर देखिए यहाँ से क्या होता है, फिर ये पैटर्न फॉलो करता है। देखिए ये इस तरह से, देखिए 2 में कितना जोड़ेंगे 7, फिर 2 में कितना जोड़ेंगे, सॉरी 9 में कितना जोड़ेंगे, तो 9 में 19 जोड़ने पे 28 आता है। फिर 28 में कितना जोड़ने पे 65 आ रहा है दोस्त, तो 28 में आपको 37 जोड़ेंगे तो 65। फिर 65 में कितना जोड़ेंगे, तो 65 में आपको 61 जोड़ने पे, मतलब 61 जोड़ने पे 126 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे फिर एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। देखिए यहाँ पे 7 में कितना जोड़ेंगे तो 19 आएगा, तो 12। फिर इसमें 19 में कितना जोड़ेंगे तो 37 आएगा, तो 19 में जोड़ेंगे 18, ठीक है। फिर उसके बाद 37 में कितना जोड़ेंगे तो 61, तो 37 में 24 जोड़ेंगे तो 61। अब देखिए यहाँ पे इसमें और इसमें कितना जोड़ेंगे, तो 12 में 6 और इसमें भी 6, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये पैटर्न फॉलो करेगा। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा, सही आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा। चलिए अब है 29 नंबर क्वेश्चन का, समरूप जोड़े की पहचान करें। समरूप जोड़ा कौन है, तो देखिए नदी पुल, तो नदी में पुल किस काम आता है, तो नदी को पार करने के लिए। उसी तरह से यहाँ पे देखा जाए तो जल चट्टान ये नहीं होगा, भूमिगत मार्ग भूमिगत नहीं होगा, पहाड़, हाँ पहाड़ सुरंग होगा। ये राइट आंसर होगा आपका 29 का बी, ठीक है। 29 का कितना हो जाएगा, बी। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या करा, दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें और निर्णय लें कि कौन सा से निष्कर्ष कथन में निहित है या है। चलिए कथन कर रहा है मानव और वानर के कुछ गुण समान है, मानव और वानर के कुछ गुण समान है। वहीं निष्कर्ष क्या करा है, तो पहला निष्कर्ष है वानर मानव की तुलना में अधिक चालाक होते हैं, और दूसरा है मानव वानर की तुलना में अधिक चालाक होते हैं। पहला वानर को मानव की तुलना में अधिक चालाक बता रहा है और दूसरा मानव वानर की तुलना में अधिक चालाक बता रहा है। अब देखिए इसका देखेंगे क्या है आंसर, क्या कह रहा है, कौन होगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन ए में कह रहा है केवल निष्कर्ष ए निहित है, ठीक है। बी में कह रहा है कि ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 निहित है। फिर कह रहा है कि सी केवल निष्कर्ष 2 निहित है। डी में कह रहा है दोनों निष्कर्ष निहित है। तो देखिए आइए हम लोग देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए केवल निष्कर्ष 1 निहित है, तो ये कुछ गुण समान होगा, ये तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि बी ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2, हाँ ना तो निष्कर्ष 1 सही है और ना ही निष्कर्ष 2 सही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे गुण की बात कर रहा है और यहाँ पे चालाक की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये तुलना सही रूप से नहीं है, तो ना तो 1 सही है और ना ही 2 निहित है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। चलिए आगे देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, 23,808 की धनराशि ए बी सी डी के बीच इस प्रकार बांटी जाती है कि ए और बी के हिस्सों का अनुपात 8:9, बी सी का हिस्सों का अनुपात 3:5, सी डी के हिस्सों का अनुपात 1:2 है। तो बी के हिस्से में कितनी धनराशि आएगी। देखिए ये क्वेश्चन मैथ का है और मैथ को हम लोग अलग वीडियो में करेंगे, वो अच्छा रहेगा। फिलहाल यहाँ पे एक मैथ देख लीजिए क्या कैसे बनेगा, फिर उसके बाद सेपरेट वीडियो कर देंगे। देखिए अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या करेंगे, देखिए अनुपात दिया हुआ है, ए और बी का अनुपात दिया हुआ है 8:9, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और बी और सी का अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 3:5। और सी एवं डी का अनुपात दिया हुआ है कितना, तो 1:2। सबसे पहले क्या करेंगे, अनुपात निकालेंगे। और अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए एक तरीका होता है, शॉर्टकट तरीका होता है, ट्रिक होता है। देखिए इसको पहले गुना कर लेंगे, ठीक है, फिर इसके बाद ऐसे गुना कर लेंगे, ठीक है, तीनों को। तो गुना करें 8 या 24 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, पहले यहाँ पे लिख देते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 8 या 24 गुना करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 24। फिर यहाँ पे देखिए 9×5 45 गुना कितना हो जाएगा, तो 90। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखिए पहला को दूसरा और ये तीसरा, यानी कि ये तीनों को इस तरह से गुना करेंगे,
ठीक है। तो 9 गुना 3, 9 या 27 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 27। फिर उसके बाद देखिए इसको निकालेंगे सी का अनुपात, तो देखिए 9 पचे 45 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 45, यानी कि पहला तीसरा और दूसरा और तीसरा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये आपका अनुपात निकल गया। फिर से एक बार देख लेंगे, 8 गुना 3 करेंगे, पहले 8 या 24 हो गया, फिर इसको 9 पचे 45 गुना 90 ये हो गया, फिर ये पहला दूसरा और ये तीसरा गुना करेंगे, 9 9 या 27 गुना 1 तो 27, फिर इसको पहला दूसरा और तीसरा 9 पचे 45, इस तरह से 9 पचे 45 गुना 1 तो 45। ठीक है। अब देखिए ये तीन चारों जो है वो 3 से कट रहा है, तो 3 से कटा तो पहले काट के 8 छोटा कर देते हैं, तो 8 या 24 हो गया, अनुपात 9 या 27, 15 या 45 और ये हो गया 30 या 90। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल का तुलना टोटल से करेंगे। ठीक है। तो टोटल का तुलना टोटल से करने पर क्या होगा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है टोटल कितना 23,808। ठीक है। तो यहाँ पे जोड़ेंगे 9 8 17 17 17 15 15 30 30 2 32 32 30 62। अब उन्हें देखिए ये बी का निकालना है, यहाँ पे कह रहा है कि बी के हिस्से में कितनी धनराशि आएगी, तो बी का निकालना है तो क्या करेंगे बी वाला से गुना कर देंगे, तो बी में कितना है 9, तो 9 से गुना कर देंगे। ठीक है। ये बी का निकल रहा है राशि। ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, काटेंगे तो 62 से ये कट जाएगा 384 बार में, और 384 से 9 में गुना कर देंगे तो आपका जो आंसर होगा वो आएगा 3456। ये आपका हो गया 3456 रुपये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है। देखिए ये 62 से ये कट गया, 384 बार में गुना 9 करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है। चलिए तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। चलिए बाकी मैथ देखेंगे हम लोग, अलग से एक मैथ का वीडियो बनाएंगे। फिलहाल हम लोग आगे देखते हैं। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, एक कांच के गिलास में गर्म पानी लेकर रेफ्रिजरेटर के फ्रिज में रखा करा है कि ताप जो है ना वो घट रहा है 0 डिग्री सेल्सियस। करा यदि गिलास के पानी का ताप मापते हैं तो निम्न में से कौन सा ग्राफ समय के साथ ताप परिवर्तन को सही दर्शाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये बी जो है ना, ये बी जो ग्राफ है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको दर्शा रहा है ग्राफ समय के साथ ताप परिवर्तन को ये सूचित कर रहा है। ठीक है। चलिए 42 नंबर को, ये जो है ये आपको पता होगा, पढ़े होंगे, ऊष्मा क्षय की दर न्यूटन के शीतलन नियम द्वारा ये परिभाषित किया जाता है और उसी का ये ग्राफ है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण के होते हैं, लाल रंग के होते हैं और इन्हें दूरी से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण का प्रकाश, देखिए अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण का प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है वो कम होता है। प्रकीर्णन क्या होता है, बहुत कम होता है, उसका फैलाव बहुत कम होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं लाल रंग के प्रकाश को हम लोग अधिक दूरी से देख सकते हैं और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य जो होता है वो सबसे अधिक होता है। ठीक है। ये 10th लेवल का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या होगा, धुएं तथा कोहरे द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णित होता है, धुएं तथा कोहरे द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णित होता है, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन तो कम होता है। फिर धुएं तथा कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णित होता है, धुएं तथा कोहरे द्वारा सर्वाधिक अवशोषित होता है और वायु में तीव्रतम गति से चलता है। नहीं, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा धुएं तथा कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णित होता है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो सही आंसर क्या हो जाएगा बी। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन का विकल्पों में उल्लिखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है। ठीक है। तो देखते हैं 43 नंबर का क्या होगा, ऑप्शन पढ़ते हैं। कह रहा है कि ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा वह बल जो हमें धरती से बांधे रखता है। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम समझाया नहीं गया है, नहीं गया है, तो कौन नहीं गया है समझाया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा ए, ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, ये आपको न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण या सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया। ये समझाया गया पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा गति, चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा, ये सब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, वह बल जो हमें धरती में बांधे रखता है गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण ही। ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन वोल्टता को निरूपित करता है, कौन वोल्टता को निरूपित करता है। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा आपका वोल्ट, V बराबर होता है, ये आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, V बराबर होता है W/Q। ठीक है, ठीक है ना, और Q बराबर होता है IT। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे ये आप लोग को पता होगा, फिर से एक बार देखिए W/Q होता है ना, विभव वोल्ट। ठीक है, और ये Q बराबर होता है IT। तो यहाँ पे देखिए I हो गया विद्युत धारा, T हो गया समय, तो W/Q हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे है 45 नंबर क्वेश्चन, करा गुण सूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है कहलाते हैं। ठीक है ना, तो इसका क्या होगा राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा दोस्त, डी, एसेंट्रिक कहलाता है। ठीक है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, करा जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। ठीक है ना, अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, तो अधिकांश अपवर्तन होता है यहाँ स्वच्छ मंडल कॉर्निया पर। कहाँ होता है, कॉर्निया पर होता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन। करा वायु में कांच के आयताकार स्लैब पर आपतित किसी प्रकाश किरण का गमन पथ से 4 विद्यार्थियों ABCD ने चित्र में दर्शाए अनुसार आरेखित किया और इनमें कौन सा सही है। देखिए सही कौन है, ये 10वां का क्वेश्चन है। देखिए बहुत आसान है। देखिए आप लोग को पता होगा कि जब कांच के आयताकार सिले से प्रकाश का अपवर्तन करवाते हैं तो यहाँ पे देखिए कांच जो है वो है आपका सघन माध्यम, और ये जो है हवा जो है वो आपका विरल माध्यम। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वो क्या होता है, अभिलंब की ओर मुड़ेगी, और फिर विरल माध्यम से सघन माध्यम से, ये विरल माध्यम से सघन में आया और सघन माध्यम से कहाँ जाएगा, विरल माध्यम में, तो क्या होता है वो अभिलंब से दूर भागती है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या, अगर हम यहाँ पे लंब बना देंगे तो ये देखिए ये मुड़ रहा है अभिलंब की तरफ, चूंकि ये जाना चाहिए सामने। ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर लंब बनाएंगे तो ये आपतित किरण हो जाएगा, ये अपवर्तित किरण, तो ये अभिलंब से क्या हो रहा है, दूर भाग रहा है। तो आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये सीधे निकल रहा है, ये तो गलत है। ये भी देखिए इस तरह से मुड़ रहा है अभिलंब की तरफ, ये गलत है। ये भी अभिलंब की ओर मुड़ा और ये सीधे निकल गया, तो ये भी गलत है। आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा, बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। करा लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। ठीक है। या इसका एक और होता है मीटर इनवर्स। क्या होता है, मीटर इनवर्स। ठीक है ना, m⁻⁻1। चलिए आगे है 49 नंबर क्वेश्चन। करा गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही रोचक क्वेश्चन है। ठीक है। आप लोग को पता होगा कि गतिशील विद्युत आवेश, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है 12th क्लास में, फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है ना, हम लोग शांत आवेश के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है ना, शांत आवेश, और उसके बाद हम लोग जब विद्युत धारा पढ़ते हैं तो गतिशील विद्युत आवेश को पढ़ते हैं। देखिए गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है, दोनों क्षेत्र उत्पन्न करता है, वो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। ठीक है ना। अगर आवेश शांत है, आवेश स्थिर है, तो स्थिर आवेश जो है ना केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे करा गतिशील, तो गतिशील है तो कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों उत्पन्न करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। देखिए 50वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन एल्केन को दर्शाता है। एल्केन को देखिए ये कार्बनिक यौगिक, जब हम लोग पढ़े थे कार्बनिक यौगिक 10th में पढ़ना होता है, बहुत ही आसान करा कि निम्नलिखित में कौन एल्केन को दर्शाता है। देखिए एल्केन को दर्शाता है, पहले एल्केन का सामान्य सूत्र हम लोग क्या देखे थे, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ठीक है ना। ठीक है। उसके बाद एल्कीन का क्या होता है, CnH2n, फिर एक होता है एल्काइन, तो CnH2n-2। ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करा एल्केन को दर्शाता है, एल्केन को। चलिए ये दोनों को अभी हटाइए, एल्केन को देखते हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, मतलब अगर कार्बन की संख्या 1 है तो हाइड्रोजन की संख्या उसके दुगुना से 2 अधिक होगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार्बन 2 है, और देखिए कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड होता है, तो सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है ना, एल्केन में। ठीक है। तो देखिए ये होगा आपका राइट आंसर कौन होगा, बी। यहाँ पे देखिए कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एल्केन को कौन दर्शाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, करा शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था। कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों, तो आप लोग को पता होगा कन्नौज का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था, 1540 ईस्वी में। कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में कौन पराजित हुआ था, तो हुमायूं पराजित हुआ था। कौन पराजित हो गया था, हुमायूं। ठीक है। हुमायूं ने 1555 ईस्वी में मच्छीवाड़ा और सरहिंद के युद्ध में सिकंदर सूर को पराजित कर दिल्ली की गद्दी पर पुनः अधिकार कर लिया था। ठीक है ना। और शेरशाह ने 1540 में सूर साम्राज्य की स्थापना किया था। कौन साम्राज्य की, सूर साम्राज्य की स्थापना किया था। कब, 1540 ईस्वी में। और शेरशाह का 1500 काल कितना था, 1540 से 1545 तक शासन किया था। और शेरशाह की मृत्यु कब हुई थी, तो शेरशाह की मृत्यु हुई थी 22 मई 1545 ईस्वी को कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में हो गई थी। कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। चलिए 52वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो हम लोग मनाते हैं 14 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 14 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक ना। देखिए राष्ट्रीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE द्वारा हर साल 14 दिसंबर को देश भर में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और 14 मई को विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 14 मई को क्या मनाया जाता है, तो विश्व प्रवासी दिवस। ठीक है ना। 17 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, 17 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा। ठीक है ना। और 27 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, तो 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। क्या मनाया जाता है, 27 सितंबर को मनाते हैं विश्व पर्यटन दिवस। चलिए 53वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दुनिया के एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसके पास भूमि
सीमा नहीं है। ठीक है, दुनिया का एकमात्र समुद्र कौन है दोस्तों? तो दुनिया का एकमात्र समुद्र जो है वो है आपका ये हो जाएगा सारगैसो सागर। ठीक है, सारगैसो सागर उत्तर अटलांटिक महासागर में 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। ठीक है ना, इसके पास भूमि सीमा नहीं है। ठीक है, यह जो है गल्फ स्ट्रीम महासागरीय जलधारा, कनारी महासागरीय जलधारा तथा उत्तरी विषुवत रेखीय जलधाराओं के बीच स्थित एक शांत जल क्षेत्र है। एक कैसा क्षेत्र है? तो शांत जल क्षेत्र है। चलिए 54वां नंबर क्वेश्चन क्या करा निम्नलिखित में किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? किसे सीमांत गांधी किसे कहते हैं? ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो खान अब्दुल गफ्फार, किसको? खान अब्दुल गफ्फार को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। गफ्फार खान भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय थे, गफ्फार खान। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान की संस्था खुदाई खिदमतगार जिसकी स्थापना 1929 ईस्वी में हुआ था और इनके द्वारा लाल कुर्ती आंदोलन प्रारंभ किया गया था। कौन? लाल कुर्ती आंदोलन। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 54वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है निम्नलिखित में किसे 55वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करा है कि दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदानों को जाना जाता है। तो क्या जाना जाता है? तो क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? पंपास के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पंपास। इसमें ये हो गया आपका पंपास, ये पंपास के नाम से जानते हैं हम लोग। ठीक है, इसे लापलाटा क्या बोलते हैं? लापलाटा का मैदान भी कहते हैं और इस मैदान के निर्माण में पराना तथा पराग्वे एवं उनकी सहायक नदियों का योगदान है। किसका? तो पराना तथा पराग्वे और उनकी सहायक नदियों का योगदान है। और यह मैदान जो है वो समतल है, उपजाऊ है, शीतोष्ण घास के मैदान में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए कह रहा लैटिन अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व निम्नतम है? ठीक है, लैटिन अमेरिका के। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा दोस्त? तो राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है ना, ब्राज़ील जो है वो लैटिन अमेरिका के न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला है, जहां लगभग 25.06 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। ठीक है, कोलंबिया के बारे में जानते हैं। तो कोलंबिया का जनसंख्या घनत्व 40 व्यक्ति प्रति वर्ग है। कोलंबिया का 40 व्यक्ति प्रति वर्ग है। और ये इक्वाडोर का 71 व्यक्ति प्रति वर्ग है। वेनेजुएला ये इसका जो है वो 32 व्यक्ति प्रति वर्ग है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे जान लेते हैं, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन है? तो मोनाको है। कौन है? मोनाको। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे 57वां नंबर क्वेश्चन। 1857 तक भारत के मुगलों सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था। कौन रह चुका था? तो लाल किला। कौन रह चुका था? लाल किला। ठीक है ना, 1857 तक लाल किला भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था। और दिल्ली यानी कि दिल्ली में जो लाल किला का निर्माण करवाया था वो मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, कौन करवाया था? मुगल बादशाह शाहजहां ने। ठीक है ना, कौन करवाया था? शाहजहां ने। ठीक है, शाहजहां ने 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी पर शाहजहानाबाद की नींव डाली। किसका नींव डाला था? शाहजहानाबाद। और दिल्ली लाल किला में शाहजहां से लेकर अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय तक निवास किया था। ठीक है, शाहजहां का शासनकाल 1628 से 1658 ईस्वी तक शासन था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे 58वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं? ठीक है, देखिए जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को हम लोग बोलते हैं मुद्रा जमा अनुपात। क्या बोलते हैं? मुद्रा जमा अनुपात बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मुद्रा जमा अनुपात। मुद्रा जमा अनुपात में वृद्धि से धन गुणक प्रभाव में कमी आती है। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन करा इजराइल की मुद्रा क्या है? तो इजराइल की मुद्रा क्या है? इजराइल की मुद्रा का नाम है नई शेकेल। इजराइल की मुद्रा क्या है? तो नई शेकेल। ठीक है, और नेसेट जो है ना, एक बार जान लेते हैं। नेसेट जो है इजराइल के क्या है? संसद का नाम है नेसेट। ठीक है, और आप लोग को तो पता होगा मोसाद, इजराइल की गुप्तचर संस्था मोसाद, बहुत ही खतरनाक। ठीक है, और हमास जो है वो फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठन है। और आप लोग को पता ही है कि इजराइल और फिलिस्तीन में युद्ध अभी चल रहा है वर्तमान में। ठीक है, इजराइल की स्थापना 14 मई
1948 को फिलिस्तीन के विभाजन के फलस्वरूप हुई थी। ठीक है ना, मतलब उसके फलस्वरूप, यानी कि जब इजराइल और फिलिस्तीन, मतलब फिलिस्तीन का जो विभाजन हुआ तो इजराइल बना, कब बना, तो 14 मई 1948 ईस्वी को बना। ठीक है। यरूशलेम शहर जो है यहूदी, ईसाई तथा मुस्लिम तीनों के पवित्र भूमि है। ठीक है ना, यरूशलेम जो है वो यहूदी, ईसाई तथा मुस्लिम तीनों के पवित्र भूमि है। ठीक है। चलिए बैथल, अच्छा इससे रिलेटिव एक और है, बैथल हम इजराइल का एक नगर है जहां ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ठीक है। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए 60वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। करा निम्नलिखित में से कपास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। अच्छा, कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला, भारत में छोटे रेशे वाले कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। बी है, भारत में गुजरात राज्य प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में से एक है। सी है, कपास की खेती के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा आदर्श रहती है। डी है, इसकी पैदावार उपोष्ण एवं उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेशों में होती है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्त, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये जो है ये कथन सही नहीं है। भारत में छोटे रेशे वाले कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ये सही नहीं। ठीक है। भारत में जो कपास की जो खेती होती है वो भारत के कपास के कुल क्षेत्रफल का 17% छोटे रेशे वाली और 44% जो होता है वो मध्यम रेशे वाली तथा 39% जो होता है वो लंबे रेशे वाली कपास के मतलब कि होता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे करा छोटे रेशे वाली कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है? तो मध्यम रेशे वाली का। ठीक है। भारत में कपास के कुल उत्पादन का लगभग 16% छोटे और 43% मध्यम और 41% लंबे रेशे वाले कपास का उत्पादन होता है। ठीक है। कपास उपोष्ण तथा उष्ण कटिबंधीय पौधा है, इसलिए इसे ऊंचे तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है। क्या होता है? ऊंचे तापमान की आवश्यकता होती है। 21 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान अनुकूल होता है इसकी खेती में। ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा और मज़ा आया होगा पढ़ने में। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि और सभी को फ़ायदा हो। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग और सभी अपना अपना ख्याल रखें। धन्यवाद अगेन।